बागबान की रसोई के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हमारी सरकार किसानों के विकास के लिए निरंतर पूरी लगन और मेहनत से काम कर रही है। किसानों के विकास के लिए उन्हें नए नए अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे वो उनका लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके। बागबान की रसोई का ये सफर किसानों तक कृषि से संबंधित सभी जानकारियाँ पहुँचाता है और इसके लिए हम अपने देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों और अलग अलग गाँव से होते हुए अलग अलग फसलों जैसे फल, फूल, सब्जियों के बारे में सभी जानकारियाँ लेते हैं। इतना ही नहीं, हम इन फसलों से बनने वाले स्थानीय व्यंजनों के स्वाद से भी आपको रूबरू करवाते हैं और हमारे रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की सैर भी करते हैं। तो चलिए बागबान की रसोई के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। तारागढ़ किला अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर बना शानदार किला है। ये अरावली की नाग पहाड़ी पर बना स्थापत्य का बेजोड़ उदाहरण है। 1354 में बूंदी के संस्थापक रावदेव हाड़ा ने इस विशाल और सुंदर किले को बनवाया था। राजस्थान के दूसरे किलों की तरह इस पर मुगल स्थापत्य का कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई देता है। ये किला ठेठ राजपूती स्थापत्य कला को ध्यान में रखकर बनवाया गया है। इस महल में स्थित विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण राव राजा उम्मेद सिंह ने 18वीं सदी में करवाया था। बूंदी पर मुख्य रूप से मेवाड़ और मुगलों का शासन रहा है, इसीलिए यहाँ के चित्रशैली पर मेवाड़ और मुगल चित्रशैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। बूंदी के चित्रों में मुख्य रूप से नीले, हरे, काले और लाल रंगों का इस्तेमाल किया गया है और चित्रों में रागमाला, राधा कृष्ण, राजकीय बैठक, कृष्ण लीलाएं, हाथियों की लड़ाई, उमड़ते घुमड़ते मेघ, युद्ध और पौराणिक कथाओं आदि का प्रमुख रूप से चित्रांकन भी किया गया है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों और शादी ब्याह के समय अनाज से पूजन करने की परंपरा रही है। जैसे होलिका दहन के समय होलिका से निकलने वाली आग की लपटों में जौ की कच्ची हरी बालियों को भूनने और उन्हें बांटने और नवरात्र के समय जौ को बोने की परंपरा रही है। ठीक वैसे ही जौ की खेती प्राचीन समय से की जाती रही है। अगर दुनिया की बात करें तो यहाँ पर भारत, यूक्रेन, अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे देशों में मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है और यदि भारत की बात करें तो उत्तर भारत, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जौ की खेती की जाती है। जौ में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। बागबान के रसोई के आज के सफर की चलिए शुरुआत करते हैं और अब आपको लेकर चल रही हूँ उस जगह पर जहाँ पर जौ की खेती की जा रही है। बताइए कि आप जौ की खेती कब से कर रहे हैं? शुरू से ही कर रहे हैं खेती, मतलब हमारे बाप दादा जो बुजुर्ग उस समय की खेती कर रहे हैं। जौ की खेती करने से पहले हम अपने खेत को कैसे तैयार करते हैं? पहले खेत को हल दिया जाता है, उसको खुदाई की जाती है, तो बाद में इसमें बीज लगाया जाता है। शुरुआत से लेकर जब आपका जो पौधा है जौ का वो बड़ा होता है तो ये पूरी अवधि क्या रहती है? 6 मंथ में मतलब तैयार हो जाता है ये। और आप इसमें कैसी खाद का इस्तेमाल करते हैं? इसमें पहले गोबर की खाद मतलब मिलाकर इसको हल दिया जाता है, तो बाद में इसमें जब बीज बुआया जाता है तो बीज तैयार हो जाता है तो इसमें खाद, रासायनिक खाद मतलब यूरिया खाद डाली जाती है। और सिंचाई आप कितने दिनों के बाद करते हैं? जी मैम, जब पौधा तैयार हो जाता है तो 1 मंथ के बाद इसकी सिंचाई होनी शुरू हो जाती है। जब जौ की फसल तैयार हो जाती है और इसकी कटाई करते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है? मैम देखो, जब इसकी फसल तैयार हो जाती है तो मार्च में मंथ में इसका कटाई होना शुरू हो जाता है, तो इसको गाड़ी से काट के ट्राली में लोड किया जाता है।
तो लोड के बाद इसको मंडी में ले जाके तो वहाँ मतलब इसको बेच दिया जाता है। आप कितने एरिया में, कितने क्षेत्र में जौ की खेती करते हैं? 150 बीघा है हमारे आसपास, तो वहाँ सभी 150 बीघा में जौ की खेती तैयार की जाती है। यदि हमारे किसान भाई जौ की खेती करना चाहें तो वो तभी करना चाहेंगे जब इसके अंदर उन्हें मुनाफा लगेगा। तो ये बताइए कि अगर 1 बीघा में हम अपनी कितनी लागत लगाएं जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो? 1 बीघा में 10 क्विंटल मतलब जौ तैयार हो जाता है। 4000 से लेके 5000 प्रतिगण मतलब खर्चा आ जाता है। जब इसको मंडी में लेके जाते हैं तो वहाँ 2200 से लेके 2500 मतलब क्विंटल के हिसाब से हमको मिल सकता है। तरसेम जी, आपने हमें वक्त दिया और जौ की खेती के बारे में इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम जी। ये थे हमारे साथ तरसेम जी जो जौ की खेती करते हैं। आइए अपनी बागबान की रसोई के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जौ की खेती के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं एक और किसान से। आइए मेरे साथ। जी नमस्कार। नमस्कार जी मैम। सुरेश जी, आप किस किस चीज की खेती करते हैं? जौ की भी करते हैं, गेहूं की भी करते हैं, लहसुन भी करते हैं। तो जौ की खेती आप कब से कर रहे हैं? 4-5 साल हो गए। तो आप ये जौ का बीज आपके पास होता है या कहीं बाहर से लाते हैं? नहीं, बाहर से लाते हैं। और इसकी कीमत के बारे में बताइए। 3000-2900 की रेट रहती है। 3000-2900 जैसे प्रति किलो या? नहीं, ये 30 किलो का ही आता है। 30 किलो 3000 रुपए का हाँ। आता है। जौ की खेती में क्या किसी तरह की कोई बीमारी लगती है? बीमारी भी लगती है, जैसे महुआ लगता है, मच्छर। तो आप इसमें कौन सी दवाई डालते हैं और ये बीमारी किस वक्त लगती है? ये अभी लगती है फरवरी के महीने में। और इसकी रोकथाम के लिए आप कौन सी दवाई डालते हैं? उसमें क्लोरो भी आता है, बिप्रोजिन भी आता है। जौ से कौन कौन सी चीजें आप बनाते हैं? जौ से बनता है दलिया भी बनता है, पानी भी बनता है, इसका सत्तू भी बनता है, कई प्रकार की चीजें बनती है इससे। सुरेश जी, ये बताइए कि जौ की आप कटाई कैसे करते हैं? अभी तो कंबाइन मशीन से कटाई करते हैं, पहले तो हाथों से करते थे कटाई करके इसको जमा करके थ्रेशर में निकालते थे। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि कंबाइंड मशीन है आपके पास। हाँ जी, तो अभी है यहाँ पर? है ना मैम। तो हम उसे देख सकते हैं? देख सकते हो। तो चलिए फिर लेकर चलिए हमें। पैसे डबल। ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हम में से कई लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि जौ की बाली और गेहूं की बाली में क्या फर्क है। तो चलिए आज मैं आपको इन दोनों के बीच का फर्क बताती हूँ। मेरे हाथ में ये गेहूं की बाली है और सामने जो आप खेत देख रहे हैं ये जौ का है। अभी मैं इसमें से जौ की बाली तोड़कर लाती हूँ और आपको इन दोनों के बीच का फर्क समझाती हूँ। अब देखिए, मेरे इस हाथ में है जौ की बाली और इस हाथ में है गेहूं की बाली। अभी जब आप इन दोनों को देखेंगे तो कुछ अंतर तो आपको समझ आ ही रहा होगा, और वो ये है कि जो जौ की बाली है वो बहुत पतली सी है और जो गेहूं की बाली है वो घनी है। इसके साथ ही ये जो बाली है ये लंबी है इसमें, और जो गेहूं की बाली है वो इसके मुकाबले छोटी है। तो इन दोनों के बीच में ये मुख्य फर्क है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस अंतर को जानकर अब आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। आइए अब आपको जौ के बारे में कुछ और भी बताती हूँ। जौ पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, ये सभी चीजें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं
और आप इसका नियमित तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जौ के पानी को रोज खाली पेट पीते हैं तो इससे न केवल आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है बल्कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत रहता है। इसके साथ ही इसके और भी बहुत से फायदे हैं। यदि आप जौ के दानों को पीसकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपका चेहरा निखर उठता है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को आयरन की बहुत जरूरत होती है, तो ये आयरन भी जौ से मिल सकता है। जी हाँ, आयरन जो कि लौह का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और ये हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी को पूरा करता है। इतना ही नहीं, जौ कैंसर जैसी घातक बीमारी के रोकथाम में भी बहुत लाभकारी है। तो अब आप भी जौ को अपने आहार में शामिल कीजिए और जौ से बनी हुई चीजें खाइए। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत रहेगी। बागबान की रसोई में आज हम जौ की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जौ की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर तारेश कुमार से। डॉक्टर तारेश जी, बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जौ के बारे में जानना चाहेंगे। जौ क्या है और इसकी खेती कैसे की जाती है? जौ मुख्यतः रबी सीजन की फसल है जिसको नवंबर माह में बोया जाता है और इसको लेट सीजन तक भी बो सकते हैं, दिसंबर में भी जा सकते हैं। इसकी खेत की तैयारी की बात करें तो सिंपल है। एक जो जुताई है मिट्टी पलटने वाला हल से तैयार करके फिर अपने जो और दूसरी जुताई है उनसे कर सकते हैं। इसके बाद में बीज की बात करें तो इसमें बीज की मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से 100 किलो बीज प्रति हेक्टर लगता है। खाद की बात करें तो खाद इसमें 90 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की मात्रा की आवश्यकता होती है। 30 से 35 दिन की जब फसल आ जाती है तो इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं। चौड़ी पत्ती वाले के लिए 2,4-D, अगर सकरी पत्ती के हर्बिसाइड हैं तो उसमें आइसोप्रोटान एक हर्बिसाइड नाशी है उसका स्प्रे करते हैं। पैदावार की बात करें तो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इसकी पैदावार आती है। इसकी जो मुख्य वैरायटी हैं जो प्रचलन है राजस्थान में, जैसे RD 57 है, RD 103 है, BL2 है, RD 2552 है। तो इस तरह से किसान अपनी खेती कर सकता है। जो कि जैसे मान लीजिए हमारे किसान भाई ने इसकी बुआई की तो इसकी जो फसल है हमें कितने दिनों में मिल जाएगी पूरी? जौ की फसल मुख्य से 110 से 120 दिन में पक जाती है। कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन फसल भी आती है जो 100 दिन में पक जाती है। मुख्य से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है जौ की फसल। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि इसकी जो अल्पावधि वाली फसलें होती हैं वो भी की जाती हैं, तो इसमें उत्पादन किसका ज्यादा रहता है, कम दिन वाली फसल का या ज्यादा दिन वाली फसल का? शॉर्ट ड्यूरेशन वेरायटी है उनकी पैदावार कम होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन में जो वेरायटी है उनकी पैदावार ज्यादा आती है। तो जो एवरेज पैदावार है वो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आती है इसकी। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि क्या जौ में किसी तरह की कोई बीमारी या कीट लगते हैं? जौ में और फसलों के अलावा कम ही लगते हैं। इसमें शुरू से हम बीज उपचार करके बोते हैं, समय समय पे स्प्रे भी करते हैं। कोई इंसेक्ट लगता है तो इसमें एक लूज समझ की बीमारी आती है तो उसको समाधान है, उसका सी ट्रीटमेंट कर लो या बाद में स्प्रे करके भी इसको समाधान किया जा सकता है। तो जैविक खेती और रासायनिक खेती, अगर हम जौ के संदर्भ में बात करें तो इन दोनों में से किस तरह की खेती में उत्पादन ज्यादा होगा और किसान को लाभ होगा? जौ में अगर किसान अपनी इनपुट अपने फार्म से यूज करता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आती है। अगर बाहर से जो केमिकल यूज करता है उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा आती है। अगर उनको कंपेयर करने के बाद कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगी तो जैविक में प्रोडक्शन कम आता है एज कम्पेयर टू दूसरे के। लेकिन इसमें जब रेट की बात करें तो जैसे हमने पिछली बार यहाँ लगाया था फार्म पे गेहूँ लगाया था जैविक, तो उसमें क्या हमने 35 कुंटल हुआ था 1 हेक्टर में, लेकिन जब मार्केट में बेचा तो 4,000 रुपये कुंटल बिका और बाकी मार्केट में उस रेट थी 2,000 रुपये कुंटल। जैसे देखा जाए तो 35 का 70 कुंटल हो गया वो। तो रेट से इसका आप कंपेयर कर सकते हो तो उसकी पैदावार बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई बहन अभी तक जौ की खेती नहीं करते हैं लेकिन अब वो जौ की खेती करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ उदाहरण दे के समझाइए कि कितनी उनकी लागत लगेगी और कितना उनका उत्पादन होगा और उत्पादन के बाद वो कितना मुनाफा कमा पाएंगे। किसान भाई जितने भी हैं वो अपने बियर की जो फैक्ट्री हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम अपनाएं और माल्ट वाली वैरायटी लगाएं। माल्ट वाले वैरायटी लगाएंगे तो किसान अपना जो प्रोडक्ट है कंपनी को जमा कराएगा। जमा कराने के बाद में उसको इनकम ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। कंपनी बीज देगी, किसान लगाएगा और उसको उसके उत्पाद की कीमत दुगनी मिलेगी। डॉक्टर तारेश जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें जौ की खेती के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर तारेश कुमार और इन्होंने हमें जौ के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। मुझे भरोसा है कि ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभान्वित सिद्ध होंगी।
ನಗಬೇಡ ನಗಬೇಡ ನಗಬೇಡ. ಅನೇನ ಅನ್ವೇಷಣೇನ ಭಾರತದೇಶೆ ಅಗಾಧ ಬಹಿರಾಕಾಶ ನಿಯೋಗಾನಾಂ ವಿವಿಧ 3, 2, 1, 0 + 1, 2. हांव कपडे तसलेच घालता, फोनूय तसलोच वापरता. म्हाका हातूय तितलेच, पायूय तितलेच, दातूय तितलेच. बागबान की रसोई में आज हम जानकारी ले रहे हैं जौ की खेती के बारे में और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभान्वित सिद्ध होगी। तो चलिए बागबान की रसोई के अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि किस तरह से जौ से दलिया बनाया जाता है। जी नमस्कार। जय श्री राम। आपका नाम जानना चाहूंगी। राम प्रताप बेरागी। राम प्रताप जी, बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। अब बताइए कि हम जौ से दलिया कैसे बनाएंगे। पहले तो तेल गरम करना पड़ता है, फिर उसमें दलिया डालना, दलिया डाल के उसकी सकाई करने के बाद में उसमें पानी डाल के उसको सजोया जाता है, जिसके बाद में नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज सब उसको डाल के तैयार हो जाता है। तो फिर अब हम जौ का दलिया बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। पहले तो बगुनी में तेल चढ़ाएंगे, इसके बाद में दलिया डालेंगे इसमें। ये सारा डालना है? हाँ, पूरा डालना। दलिये को ऐसे कितनी देर तक भूनेंगे? ये 15-20 मिनट तक भूनेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि दलिया भुन गया है? कलर पलट जाएगा, इसमें सुगंध आ जाएगी। अच्छा, सुगंध आ जाएगी और इसका रंग थोड़ा अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा, बादामी कलर हो जाएगा। अब इसका रंग तो बादामी हो गया है। इसमें पानी डाल देते हैं। तो अब पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे? फिर इसमें बघार लगाएंगे मसाला का। थोक लगाएंगे यानी। अभी तो हम ये जो दलिया है ये मसाले से बना रहे हैं। हाँ। नमकीन जो है वो एकदम। तो इसे हम मीठा भी बनाते हैं क्या? मीठा बन जाता है ना। अच्छा, उसमें हम क्या क्या डालते हैं? इसमें शक्कर, घी और काजू बादाम डाल दो और मीठा हो गया। आपने बहुत अच्छा बताया ये। और अब देखें इसमें हमें आगे क्या करना है। शायद तेल गर्म जीरा डालना है। अब इसमें मिर्च और नमक डालेंगे। अच्छा, नमक मिर्च आपने दोनों मिलाया है? दोनों मिला के। अब हम क्या करेंगे? इसको पकाएंगे। कितनी देर पकाएंगे इसे हम? केवल 5 मिनट। तो ये जो पानी है ये हमें सुखाना है इसमें? ये सूख जाएगा, अभी पानी सुखाना है केवल। अच्छा, और जिससे जो मसाला है वो भुन जाएगा? भुन जाएगा। ये जो हमने भून कर अपना दलिया तैयार किया है वो इसमें डालेंगे। हम इसमें और पानी भी मिलाएंगे क्या? नहीं नहीं, पानी नहीं मिलेगा, हो गया तैयार। अच्छा, ये तैयार है अब लगभग। जौ का आप और कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? जौ का लड्डू बाटी बनाओ थे और दलिया बनाओ, रोटी बनाओ, हर चीज बनती है इसके, बिस्कुट बनाओ। अच्छा, अब ये जो दलिया है हमारा, बताइए और कितनी देर लगेगी? हो गया तो उतारना है। दलिया एकदम बातों बातों में तैयार हो गया और पता भी नहीं चला। अब ये बताइए, क्या मैं इसका स्वाद चख सकती हूँ? हाँ, दीजिए जल्दी से, मैं स्वाद चखने के लिए तैयार हूँ। ये है हमारा जौ का दलिया। तो अब मैं चख के बताती हूँ कि ये दलिया कैसा बना है। जो गेहूं का दलिया होता है उससे थोड़ा सा टेस्ट इसका अलग है। लगाएगा ना जी, और आपने इसमें सारे मसाले मिलाए, उसका भी इसमें पूरा पूरा टेस्ट आ रहा है। आपने हमें समय दिया और जौ से दलिया कैसे बनता है ये पूरी विधि आपने हमें सिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हमारा जौ का दलिया और मुझे पूरा भरोसा है कि ये दलिया आपको बेहद पसंद आएगा। तो आप भी अपने घर में ये व्यंजन जरूर बनाइएगा और जरूर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
मैं हूँ राजस्थान के बूंदी शहर में, जिसे पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। आइए आज हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं राजस्थान और बूंदी की कला संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज और पहनावे के बारे में। आप सभी का बागबान की रसोई में स्वागत है। राम राम। जय श्री राम। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान का कल्चर, यहाँ की कला और संस्कृति कैसे अलग है? राजस्थान की जो कला और संस्कृति है वो रियासत कालीन है और एक जैसी है, लेकिन खान पान, वेशभूषा, रहन सहन और बोली ये अलग अलग है। तो यही विभिन्नता में एकता भी है और हमें राजस्थान का ये एक गौरव है, ये एक संस्कृति है। तो अब मैं आती हूँ आपकी तरफ। जैसा कि अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं पानी का अभाव तो है और लोगों को इसके लिए जागरूक भी होना होगा जी। तो ऐसे में कौन सी ऐसी फसलें हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं? मुख्य रूप से बूंदी जिले में मक्का, गेहूं, कम पानी की जो फसलें हैं वो इन अनकमांड क्षेत्रों में होती है। दीपक जी, तो अब आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जौ की खेती कैसे की जाती है? बूंदी में जौ ऐसे हुआ नहीं करता। बूंदी में चावल और गेहूं की फसल का ही पहले चलन था, लेकिन वाटर लेवल बहुत डेप्थ में चले गए वो है, तो हमको इस फसल में बड़ी दिक्कतें आती थी। तो पिछले 2-3 साल पहले मेरे को कोई प्राइवेट कंपनी वालों ने जौ के बारे में बताया। उन्होंने हमसे सैंपल भी दिए जो करने के लिए। तो जौ की पैदावार क्या है कि मैंने फर्स्ट टाइम जब ली तो वो गेहूं से एक कम पानी में हो गई और उसको मुझे सेल आउट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने पहले से रेट तय की हुई थी, उस रेट में उन्होंने मेरे से वहीं आके ले ली। तो मुझे गेहूं बेचने में जो प्रॉब्लम आती थी, टोकन लेने में, वहाँ जाके बेचने में, उससे मैं बिल्कुल वो रहा और ईजी वे में मेरा। तो मैं पिछले 2 सालों से जौ का ही क्रॉप कर रहा हूँ अपने खेत में। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अब हम जौ की ही बात कर रहे हैं, तो जौ से कौन कौन से पकवान यहाँ राजस्थान में बनाए जाते हैं? जौ का महत्व पिछले काफ़ी समय से बढ़ गया है, क्योंकि अभी ये देखा गया है कि 50% से अधिक लोगों के डायबिटीज हो गई है और डायबिटीज होने के कारण लोगों का जौ की तरफ रुझान हुआ है और लोग जौ, चने और दूसरा पदार्थ मिलाकर वो बाजरा, अन्य तरह के लोग मिला के वो रोटी बना रहे हैं। तो क्या है, उसको डायबिटीज़ की वजह से लोग जौ को प्रचलन कर रहे हैं। पहले हमारे काफ़ी, आज से 40-50 साल पहले हमारे परिवारजन जौ की रोटी खाते थे और उसे बेजड़ की रोटी खाते हैं। लेकिन आप नए तकनीक के रूप में उसको मिस्सी रोटी कह लो या और तरह की रोटी कह लो, वो बनती है। और अगर हम अब खान पान की ही बात चल रही है, तो जो बूंदी का खान पान है उसके बारे में कुछ बताइए कि वो बाकी राजस्थान के खान पान से कितना अलग है और कैसे अलग है? मैं ये समझता हूँ कि बूंदी के खान पान राजस्थान में सबसे प्रमुख रूप से है। यहाँ पर कत्त बाटी, और वह कत्त राजस्थान में वो चूरमे के रूप में रहती है, लेकिन यहाँ पर उसको क्या है, एक तरह से जमा कर जैसे बर्फी की तरह जमा देते हैं। और यहाँ पर उसके साथ लहसुन की चटनी भी बनती है, उसके साथ कत्ते तो रहती है, बाटी रहती है, उसके साथ पुलाव रहता है, उसके साथ अन्य प्रकार के हम दूसरे भी मिष्ठान बना लेते हैं। ये बूंदी, ये उस वीर रसावतार पुरुष, उस सूर्यमल्ल की धरती है, हिंदुस्तान की छोटी काशी जो आज़ादी पर मरती है। जब राजस्थान बना और सब रियासतें जब इसमें मर्ज हुई, बूंदी एक ऐसी रियासत थी बिना किसी शर्त के मर्ज हुई है। यहाँ की जो पर्यटन है, यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, उससे स्वतः ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला और आप सभी यहाँ आए। आपने हमें बूंदी की ऐतिहासिकता के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, यहाँ के पहनावे, यहाँ के खान पान के बारे में बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में हमने बूंदी के किसानों और बूंदी के अनुभवी लोगों से बात की और जाना यहाँ की संस्कृति और कला के बारे में। इसके साथ ही हमने यहाँ के किसानों से जौ की खेती के बारे में भी जानकारी हासिल की। इतना ही नहीं, हमने आज जौ का दलिया भी बनाना सीखा और आपको बूंदी की विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला की सैर भी करवाई। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये सफर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा, तो आप हमारे साथ इस सफर में बने रहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई फसल और एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।